हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25 भी कह सकते हो, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कब इसका एग्जाम होगा, लेकिन 24-25 तक में आराम से हो जाएगा। तो इसमें जो मैंने क्वेश्चंस लिया है परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न को, जो ये मेरे द्वारा बनाया हुआ मॉक टेस्ट का यह 49वां वीडियो है, जिसमें हम मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को लिया है। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस, मतलब कि ये प्रैक्टिस क्लास है तो इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ नॉर्मल भी है और कुछ बात समझ सकते हो। तो ये वीडियो सभी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, और ख़ास करके जो बिगिनर है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है एबीसी मेरे करने से पहले आप भी क्या कीजिए, वीडियो रोककर, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। बात समझ रहे? तो जरूर कॉपी कलम लेकर बैठिए और करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक वृत्त समाहित है। तो समकोण वाली दो भुजाएं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने कोशिश किया होगा। चलिए बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। ये तो एरो वाला चिन्ह आ गया, चलिए कोई बात नहीं। तो ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि दो जो समकोण बना रहा है ये, तो समकोण बनाने वाली भुजा कौन कौन, ये वाला और ये वाला, जिसकी एक की लंबाई 10 और दूसरी की लंबाई 24, ठीक है। तो इतना हो गया। तो यहाँ से आप तीसरा भुजा निकाल सकते हो। तीसरा भुजा जो कि कर्ण निकलेगा। अगर यहाँ पर आपको ट्रिपलेट याद है तो आराम से इसको लगा सकते हैं। तो 10, 24, 26 का ट्रिपलेट बनता है, यानी पाइथागोरस से लगाइएगा तो ये आपका 26 निकल जाएगा। पाइथागोरस कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर ABC है तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, इस फार्मूले से लगाकर निकाल सकते हो। हालांकि आप लोग को ये छोटा मोटा ट्रिपलेट याद होना चाहिए, है ना। अब कहता है कि इसके अंदर में एक वृत्त यानी इनबिल्ट कर दिया, मतलब कि वृत्त को डाल दिया है। चलिए इसके भीतर जो एक वृत्त बना दिया है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इस वृत्त की देखिए त्रिज्या फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हो आप लोग, AB प्लस BC माइनस AC अपॉन 2, यही इसका त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो AB का मान कितना 10, BC का मान 24 और AC का मान 26 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया 10 और 24, 34 में 26 गया तो 8/2। तो ये कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में जब एक वृत्त हो तो उस स्थिति में अगर त्रिज्या पूछा जाए तो क्या करना है, तो इस बात को यहाँ पर याद रखना है, इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ पर अब समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC बराबर 26 है, यानी AB और AC 26 है, तो BC 20 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज देना चाहिए कहीं ना कहीं, चलिए इधर हो सकता है, यहाँ पर ये है। चलिए मैंने एक त्रिभुज बना लिया जो कि इसमें कहा है AB और AC 26 है। चलिए इसका नेमिंग कर लेते हैं A इसको मान लेते हैं AB और AC, यानी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों बराबर है, जो 26 है, ठीक है। और BC आपका 20 है, ये वाला भुजा 20 है, ठीक है। ये तो यहाँ पर आप या तो हीरोन फार्मूला लगा लीजिए या थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, जो कि आसानी से निकल जाएगा। तो दिमाग लगाने का मतलब ये है
कि आप यहाँ पर जो है देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। मैं यहाँ से एक रेखा खींच दूँ जो कि इस भुजा को BC को बराबर में बांटेगा, ठीक है। तो ये 10 इधर और ये 10 इधर, तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ D डाल दिए, D लंब डाल दिए, ठीक है। तो ये 10-10, तो अभी कुछ देर पहले आपने, कहने का मतलब पिछली फिगर में आपने देखा कि 10 और इधर 24-26 का ट्रिपलेट बन रहा था। इसका मतलब ये वाला भुजा 24 हो जाएगा, यानी ADC त्रिभुज में, क्योंकि यहाँ पर ये समकोण बनेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये ऑटोमेटिक 24 निकल गया। तो आपने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा होगा कि हाफ BH यानी हाफ आधार गुना ऊंचाई। तो चलिए, हाफ आपका आधार कितना, ये वाला BC, क्या है BC, तो 20 और ऊंचाई कितना निकला 24। तो इसको सोल्व कीजिए और आंसर, तो यहाँ से ये 10 बार में ये 240। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर होगा सभी में, तो समझ लीजिएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ पर आप हीरोन का फार्मूला लगाने से बेहतर है कि आप ऐसे लगा लो, आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आपको यहाँ से एक लंब डालें जो कि इन BC को बराबर बराबर 2 भागों में बांट देगा, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये 2 समकोण त्रिभुज में बट जाएगा, है ना। तो जब यहाँ पर समकोण त्रिभुज में बटा तो ये DC 10 है और AC आपका 26 है, तो ये वाला AD कितना निकल जाएगा 24। बस काम आपका हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में 3 अंडे सड़े निकलते हैं, ठीक है। तो उसी दर से यदि नूरी 690 अंडे खरीदती है तो उसके पास कितने अच्छे अंडे होंगे, ठीक है। तो देखिए, जब वह 18 अंडा खरीदता है शुरुआत में, यानी जब वह 18 अंडा खरीदता है तो 3 अंडा सड़ जाता है, तो शेष उसके पास कितना रहता हो, टोटल इतना है, तो रिमाइंडर उसका शेष 3 अंडे सड़ गए, तो 18 में से 3 अंडे सड़ गए, तो बचे कितने 15 अंडे। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? जब वो 18 अंडे खरीद रहे हैं तो 15 अंडे ही उसका सही सलामत है। तो 690 अंडे खरीदेंगे तो उसके पास बचेंगे कितने अंडे, मतलब सही वाला अंडे कितने बचेंगे, तो नहीं रिमाइंडर कितने बचेंगे। तो यहाँ पर ये बात पूछा जा रहा है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ से आप इसके अनुपात में निकाल सकते हो कि यहाँ से ये देख सकते हो, इसको अगर आप कटा देते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो 3 से कटाते हैं तो 6, ये 3 से 5 बार में, ठीक है। तो 6:5 का पहले रेशियो था, तो उसी अनुपात में इसका भी वैल्यू होना चाहिए। तो ये 6 का कितना गुना है, तो 6 का 6, 15 6 90, 115 गुना था 15, यानी यहाँ पर 5 का भी 115 गुना कर दीजिए, जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। 15 5 75, 5 575, कितना हो जाएगा 575, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसे लगाना, फालतू का दिमाग इसमें लगाने का क्या मतलब। तो सिंपल सा कह रहा है कि 18 अंडे उसने खरीदा, जिसमें कि 3 अंडे सड़ गए, तो बचे कितने अंडे, सही अंडे कितने रहे, तो 15। तो 18-15 का रेशियो बना, तो आगे भी 18-15 के रेशियो में लेना है। तो उसने कहा कि जब 690 अंडे खरीदे तो सही अंडे उसे कितने मिले, तो 575, अगर मैं सही कैलकुलेशन किया हूं तो। ओके, तो मेरे में से ठीक ठाक ही होगा। नेक्स्ट देखिए, अपनी कार, अच्छा कोई बात नहीं, कोई हम सोचे कोई नाम है। अपनी कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाकर विनोद अपने कार्यालय में 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 3 मिनट पहले पहुंचता है। उसके निवास और उसके कार्यालय के बीच की दूरी क्या है। तो चलिए, यहाँ पर हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सा आपको फार्मूला लगाना, D बराबर ST, यानी दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो देखिए, इसके पास जब वह 30 के रफ्तार से जा रहा है, क्योंकि इसकी ओरिजिनल तो रफ्तार है ही नहीं, 30 के रफ्तार से वह जा रहा है, यानी स्पीड उसकी 30 है। मेरी बात को यहाँ पर गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा। स्पीड उसकी अगर 30 है तो उसको टाइम 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 5 मिनट
देरी से, यानी उसको टी ओरिजिनल समय जो उसका वास्तविक समय जो लगना चाहिए था वह टी लगना चाहिए था, टी समय, लेकिन वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो इसका मतलब 5 मिनट उसको और चाहिए सही जगह पर पहुंचने पर। तो डी बराबर एस टी, ये यानी दूरी हो गया। ये क्या हो गया? दूरी। सेम दूरी, क्योंकि उतना ही दूरी को, सेम दूरी को, यही दूरी को वह 40 के रफ्तार से जा रहा है, तो अब 3 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो उसका मतलब उसका जो टाइम था टी, इसमें 3 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो इसको 3 घटा दीजिए। अगर बोल रहा है बाद देरी से पहुंचता है तो 5 जोड़ देना है, और बोले पहले पहुंच जाता है तो वो घटा देना है। तो इस बात को आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर, तो टी का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। तो टी का वैल्यू निकलेगा, बाकी बात फिर आप ये फार्मूला लगाकर आराम से निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ से टी का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो 0 से 0 खत्म, तो 3t प्लस 15, और इधर 4t प्लस माइनस 12। तो यहाँ से t बराबर क्या निकल जाएगा? 27। कितना निकल गया? 27। अब हमें क्या कह रहा है कि दूरी, उन दोनों कार्यालय के बीच की दूरी क्या है, निवास और कार्यालय के बीच की दूरी क्या है। तो दूरी बराबर किसी भी एक चीज में टी की वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी एक चीज में टी का वैल्यू पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। या तो इसमें पुट कर दीजिए या इसमें पुट कर दीजिए, कहीं भी पुट कीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। जैसे क्या है, दूरी बराबर डी बराबर यहाँ पर क्या है, 30 गुना, अब यहाँ पर कटाया हुआ मान नहीं लीजिएगा, जो ओरिजिनल मान है वो लेना है। 30 गुना टी का वैल्यू कितना? 27, और प्लस का 5, तो ये हो जाएगा 30 गुना 32। लेकिन एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मिनट में है और आपका चाल किस में था? किलोमीटर पर घंटा में। तो ये मिनट को आप घंटा में चेंज कर दीजिए। घंटा में चेंज करने का मतलब कि 60 से भाग लगा दीजिए। ये टोटल चेंज हो गया क्योंकि आंसर किलोमीटर में पूछ रहा है। तो बस आप कटाइए आपका आंसर 2 बार में, और ये 32 कट जाएंगे कितने बार में? 16 बार में। तो ये 16 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं है, इसी तरह से आपको करना है और बन जाएगा बहुत जल्दी। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट दोस्त, अगर अभी तक आप लोग रुके हुए हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट, यानी कहने का मतलब कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। बात समझ रहे हैं? तो अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप लोग कंटिन्यू रखिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। तो चलिए इस क्वेश्चंस को कीजिए। अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है। उनके व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक 6,000 रुपया प्रति माह बचाता है तो अमर की आय ज्ञात कीजिए। अमर का आय ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी इनकम का रेशियो जो है किसका किसका? अमर और कोमल। अमर का 5 और कोमल का 4, और व्यय यानी व्यय का जो अनुपात है वह 2:1 है। तो ये अनुपात में है, ठीक है। तो इसने कह रहा है कि प्रत्येक बचा रहा है, उनमें से दोनों ने 6,000 रुपया बचा रहा है प्रति माह, ठीक है। तो अमर की आय क्या होगा? तो इनमें देखिए इस तरह के क्वेश्चन में के मानने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर आसानी से कर सकते। इसने क्या कहा, मेरी बात को ध्यान से समझिए। प्रत्येक ने 6,000 बचाया है, यानी कमा रहा है 5, खर्च कर रहा है 2। तो यहां पर इसका देखा जाए तो कितना बचा रहा है? 3। कमा रहा है ये कोमल 4 और खर्च कर रहा है 1, तो यहां पर भी ये कितना बचा रहा है? 3। इसका मतलब अब मेरा और भी आसान हो गया, ये प्रश्न मेरा बहुत ही आसान हो गया। अगर सेम नहीं रहता तो मैं ये अंतर अगर सेम नहीं रहता तो इसको सेम करने की कोशिश करता। बात समझ रहे हैं? तो कोशिश करने वाली बात आप किसी और वीडियो में सीखिएगा कि कैसे कर सकते हैं इन दोनों को सेम। हालांकि पिछले कई वीडियो में मैंने ये बताया है। तो देखिए, तो दोनों का अंतर सेम है, तो दोनों सेम बचा रहा है। और यहाँ भी कह रहा है कि प्रत्येक 6,000 बचा रहा है। इसका मतलब इसी 3 का वैल्यू 6,000 है, 3 अनुपात का मान 6,000 है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि अमर की आय, अमर की आय कितनी है? 5।
तो हमें 5 की वैल्यू चाहिए, 5 अनुपात की मान चाहिए। तो यहाँ से 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि 2000 हो जाएगा। तो हमें 5 अनुपात चाहिए, क्योंकि अमर की आय कितनी है, 5 अनुपात में। तो इसको 5 बनाने के लिए हम 5 से गुना कर रहे हैं, तो इसको भी आप 5 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो 5 की वैल्यू कितना आ गया, 10,000, और 10,000 इसका राइट आंसर है। हालांकि आप के भी मानकर कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपका इक्वेशन बन जाएगा। जैसे कि मैं कहता हूं कि अमर की आयु 5 के है, आय 5 के है, और उसका खर्च 2 के है, माइनस के, इसको के नहीं कुछ और मान लीजिए। तो जैसे यहाँ पर x मान लेते हैं, x 5x और खर्च 2y, तो बचा कितना रहा है, 6,000। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल कर आया इतना। फिर उसी तरह से सेम टू सेम, यानी 4x माइनस y बराबर 6,000 है, और ये इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से इसे हल कीजिएगा तब जाकर आंसर आएगा। तो बेहतर है कि आप इस तरीके को समझिए, जल्दी आंसर आएगा। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट दोस्त, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो थोड़ा सा सपोर्ट करने का कोशिश कीजिएगा दोस्त, क्योंकि अब हम लोग जो है मतलब कि 1K के आसपास बहुत यानी पहुंच चुके हैं। तो थोड़ा सा आप लोग पुश कीजिए और भी आगे जा सकते हैं। तो जो कि और भी कराने में, क्वेश्चंस लाने में थोड़ा सा मन लगा रहेगा। बात समझ रहे हैं? और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैं ला सकता हूँ। तो थोड़ी सी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़ा सा करने का कोशिश कीजिए दोस्त। तो देखिए क्या कह रहा है, विषाणु रोग से रिलेटेड है, तो व्यायाम से रिलेटेड क्या होगा। तो देखिए यानी वायरस से क्या होता है, रोग होता है। व्यायाम करने से आपका क्या होगा, स्वास्थ्य ठीक ठाक होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य। नेक्स्ट, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों मिक्स है। बात समझ रहे हैं? ये नहीं कि सिर्फ मैथ ही है। तो मैंने कहा है कि मैथ और रीजनिंग का है तो दोनों मिक्स होंगे, लेकिन ये भले हो सकता है किसी दिन रीजनिंग के क्वेश्चन हो सकता है टफ रहे, किसी दिन नॉर्मल रहे, ऐसा हो सकता है, लेकिन दोनों क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब दोनों टाइप के रहेंगे, मैथ रीजनिंग दोनों। और ये सीरीज लगभग हम लोग जो है 60 से 70 तक करेंगे, 70 वीडियो तक करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो मतलब कि नेक्स्ट चीज़ का हम लोग करने वाले हैं, जैसे NTPC हो गया, JEE का हो गया, इन सब के पेपर से रिलेटेड यानी प्रीवियस ईयर पेपर को खंगाल कर निकालेंगे और उसका फिर क्वेश्चन को करवाएंगे। देखिए ये वीडियो सिर्फ LP टेक्नीशियंस के लिए ही ज़रूरी नहीं है। कहने का मतलब कि ये हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है, क्योंकि रेलवे के सारे एग्ज़ाम जो है TCS ले रही है, और TCS लगभग सेम पैटर्न चलाते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20, लेकिन लगभग वह सेम पैटर्न चलाते हैं। आप किसी भी पेपर को निकाल कर देख लीजिए, ग्रुप D, NTPC, आपका ALP, आपको क्वेश्चन मिलता जुलता नजर आएगा, थोड़ा बहुत चेंज नजर आएगा, जो कि हो सकता है वह डाटा में चेंज रहे। बात समझ रहे? तो सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ ये LP में काम आएगा। ये वीडियो आपके जो है मैथ और रीजनिंग को बूस्ट कर सकता है। बात समझ रहे? तो चलिए इसको कीजिए। यदि A B का पिता है, B C का पिता है, तो C A का कौन होगा? है तो इजी ही क्वेश्चन, बट इसको तरीके से कीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा और बिल्कुल सही आएगा। कहता है A जो है B का पिता है, B का पिता A है, A की जेंडर फिक्स है, यानी पिता कहने का मतलब कि वो पुरुष है, पुरुष के लिए मैं P का इस्तेमाल प्लस का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। फिर कहता है B जो है C का पिता है, यानी C का पिता है B, ठीक है। इतना दूर तक यानी C का पिता B, B का पिता A, यानी पिछले जनरेशन में जाना है तो ऊपर जाना है, और निचले जनरेशन में जाना है तो नीचे आना है, यानी इस तरह से नीचे चल जाना। अगर कहता है कि C का बेटा कोई और है तो नीचे जाते हैं, अगर कहता है कि C का पिता यहाँ ये है तो ये ऊपर जाना है, लिखना है। इस तरह से आप लोग मतलब कि लिख सकते हो, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब कि समझने लायक बातें हो सकती है। चलिए आगे समझिए। कहता है C A से किस प्रकार संबंधित है? C A से यानी A का C कौन लगेगा? तो ये A का बेटा ये B है, बेटा का ये बेटी हो सकती है या बेटा हो सकता है,
क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि इसकी जेंडर डिसाइड नहीं हुआ है, या तो ये प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। इसकी तो डिसाइड हो गई कि ये दोनों पुरुष हैं, लेकिन इसके बारे में, सी के बारे में कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि ये पुरुष है कि महिला है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये कौन है। लेकिन ये जरूर है कि ए का या तो ये पोता होगा या पोती होगी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट देखिए, चलिए दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, बस ध्यान से ही देखना है और क्या करना है। वहाँ के बाद यहाँ पर कह रहा है कि कुल 120 छात्र है, यानी ये टोटल जो मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी जो भी है, इसमें 120 छात्र हैं। और कहता है कि छात्रों की संख्या सभी विषय में समान है, तो समान रूप से वितरित है, तो कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन करता है? तो ठीक है, तो ये कह रहा है कि जितना भी छात्र मैथ में के होंगे उतना ही इंग्लिश, उतने ही सोशल साइंस, उतना ही हिंदी, तो ये सभी बराबर है, तो सबको हम x x मान लेते हैं। हालांकि आप यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी सोच सकते हैं कि डायरेक्ट 5 बराबर आप 120 मान लीजिए, तो हमें 2 की वैल्यू चाहिए क्योंकि सभी इक्वल है, और दो की वैल्यू, क्योंकि भाषा कितने हैं, एक इंग्लिश भाषा, एक हिंदी, तो 2 की वैल्यू आप निकालने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ से अगर कीजिएगा तो सबको जोड़िएगा तो 5x की वैल्यू 120, तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 24, तो हमें चाहिए कितना 2x, एगो हिंदी एगो इंग्लिश, दोनों मिला के कितना 2x की वैल्यू चाहिए। 2x बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, 2 से गुना कीजिए, तो इधर भी आप 2 से गुना कर दीजिए, तो ये 48 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त, जो सटीक तरीका रहेगा वही मैं कराऊंगा यहाँ पर, बात समझ रहे हैं? ये नहीं कि मैं फालतू सब चीज़ें करा दूंगा जो कि आपको एग्जाम में कभी काम ही ना आए, बात समझ रहे हैं? और अगर मैं मान लीजिए जो तरीके से करा रहा हूँ, अगर उस तरीके से अगर आपका जल्दी आंसर आए तो वो तरीका आपको निश्चित ही सीखना चाहिए। जैसे भी हो उस तरीके को सीख लीजिए जो कि आपको आंसर वह कम समय में दे देगा। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एग्जाम में टाइम की कितनी महत्व होती है। आपका कब 90 मिनट पार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, बात समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट चलिए इसको कीजिए, इसमें देखिए क्या हुआ है। यहाँ से देखूं तो 6 और 2 26 बढ़ा है, यहाँ से देखूं तो यहाँ से 28 बढ़ा है, तो आगे 30 बढ़ेगा। बस सिंपल सा सीरीज चल रहा है, तो 30 बढ़ाइएगा तो यहाँ पर 240, यानी ये वाट के स्थान पर कितना आ जाएगा 240, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इन सब क्वेश्चन में क्या टाइम वेस्ट करना, सिंपल सा जो क्वेश्चन है निकल स्पीड में करके निकल जाना है। अस्पताल किससे रिलेटेड है? अस्पताल में आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक होगा, विद्यालय जाइएगा तो आपका जो है शिक्षा ठीक ठाक होगा, यानी ज्ञान ठीक ठाक मिलेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये विद्यालय किससे रिलेटेड है? शिक्षा से। नेक्स्ट उस बात को रिलेट करने का कोशिश कीजिए, और क्या, उन सब क्वेश्चन में रहता कुछ नहीं। चलिए इसको बनाइए। डाटा को ध्यान से पढ़ना है, जो कह रहा है कि 10वीं कक्षा की ये डाटा है, और इस तरह के क्वेश्चन एक ना एक तो एग्जाम में पूछा जाता है डाटा एनालिसिस का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्कूल बी में लड़कों की उत्तीर्ण प्रतिशत और स्कूल सी में लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल उत्तीर्ण प्रतिशत दिया है और यहाँ पर उत्तीर्ण का अनुपात दिया है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो हमें बी के बारे में बोला है, और वो भी किसके बारे में? लड़का के बारे में। किसके बारे में? लड़का। तो देखिए लड़का वाला, पहला संख्या लड़का वाला और दूसरा अनुपात लड़की वाला है, तो लड़का वाला चाहिए। तो बी का, पहले बी का निकालूंगा, फिर उसके बाद सी का अनुपात पूछ रहा है, और लड़का का ही, दोनों में लड़का का ही अनुपात पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, 32 है टोटल प्रतिशत, और यहाँ पर अगर टोटल देखूं तो कितना है 8 की वैल्यू 32 है, हमें चाहिए कितना की वैल्यू? लड़का का कितना है 3, तो 3 की वैल्यू, तो 1 का वैल्यू 4, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा कि 12। दोनों साइड में 3 से गुना कर दिया तो ये 12 बन गया, यानी 3 की वैल्यू 12। तो लड़का कितना उत्तीर्ण हुए हैं? 35% में से 12%, ठीक है। अब सी में, क्योंकि यहाँ बोल रहा है स्कूल सी में लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत का अनुपात क्या होगा सी में, तो ये लड़का कितना 1, तो टोटल कितना 2 1 3 अनुपात का टोटल योग देखा जाए तो वह 3 है, और यहाँ पर टोटल देखा जाए तो वह 24 है, यानी 3 की वैल्यू 24 है। तो हमें यहाँ से
एक की वैल्यू चाहिए, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हुआ कि 8, और रियल में यहाँ भी एक ही है तो एक का वैल्यू 8, तो सी में 8 आ गया। बस इसको कटाइए, आपका आंसर 4 से 3 बार में, 4 से 2 बार में। तो ये बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी आ गई लड़कों की, 3:2। लड़का का लेना है ना कि लड़कियों का, तो इसीलिए इस साइड वाला मैंने डाटा लिया। क्या बात को समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे। देखिए मैंने इस साइड का डाटा लिया क्योंकि पहले लड़का बाद में लड़की है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए इसको बनाइए। अच्छा ही क्वेश्चन है, मजाक मजाक में इसको सही कर सकते हो आप लोग। देखिए कैसे, उस धारणा का चयन कीजिए जो दिए गए कथन से निकाला जा सकता है, ठीक है। उच्च परामर्श स्कूल लेने वाले डॉक्टर, उच्च परामर्श स्कूल नहीं, शुल्क है, शुल्क मतलब फीस, लेने वाले डॉक्टर अच्छे होते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब कि जो ज्यादा फी लेते हैं वो डॉक्टर अच्छे होते हैं। चलिए अब कंडीशन पर चलते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है, ठीक है, क्या धारणा निकाला जा सकता है। एक डॉक्टर की दक्षता सीधे परामर्श शुल्क से संबंधित है। हाँ ये बात हमें सही लग रही है, क्योंकि जिसकी जितनी हाई फीस होता है इसका मतलब हुआ उतना ही मैच्योर डॉक्टर होता है। बात समझ रहे हैं, मतलब कि ठीक उसकी क्षमता ज्यादा रहती है किसी भी रोग को पकड़ने की, मतलब इलाज करने की क्षमता, मतलब कि वो अच्छे से कर सकते हैं, इसीलिए वो फीस ज्यादा रखते हैं। तो ये बात तो परफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट देखा जाए तो डॉक्टर के पास कई मरीज होते हैं, इससे क्या रिलेटेड है कि मतलब कि डॉक्टर अच्छे होंगे, जिसके शुल्क, कहने का मतलब कि कई मरीज है तो क्या इसका क्या गारंटी है कि वो अच्छा डॉक्टर है, नहीं, इस यहाँ से रिलेट नहीं हो पा रहा है। कम परामर्श यानी कम शुल्क लेने वाले डॉक्टर और लोकप्रिय होता है, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो कम फी ले रहा है वह ज्यादा लोकप्रिय ना हो, है कि नहीं। तो ये बात तो गलत है। डॉक्टर एक अच्छा व्यवसायी होता है, यानी डॉक्टर एक अच्छा बिजनेसमैन होता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। इससे भी अच्छा जैसे और भी किसी भी सेक्टर में देख सकते हो तो अच्छा होते हैं, तो एक अच्छा व्यवसायी होता है, इससे आप इस बात को रिलेट नहीं कर सकते। लेकिन ये बात आप रिलेट कर सकते हो कि जिसकी कहने का मतलब फीस ज्यादा है वह डॉक्टर अच्छे होते हैं, इसीलिए वो अपनी मनमानी फीस रखते हैं कि आखिर जाएगा कहाँ। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट चलिए, ये क्वेश्चंस अच्छे हैं और जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो इसको चलिए करने का कोशिश कीजिए। पहले आप बनाने का जरूर कोशिश किया कीजिए दोस्त, मैं कहता हूँ कि आप खुद से पहले बनाने का कोशिश किया कीजिए, जो कि आपको बेनिफिट होगा। आप जब तक अपने से खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, मतलब क्या, आप खुद से बनाइएगा तो कहीं ना कहीं उस पर 2-4 सेकंड आपका भी दिमाग लगेगा, बात समझ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, एक यहाँ पर बेलन है, कहता है 6 सेंटीमीटर व्यास के कुछ गोले बेलनाकार बीकर में गिराए जाते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे कुछ गोले गिराया जाता है जिसका व्यास बोल रहा है 6 सेंटीमीटर, और जो कि पूर्णतः डूब जाता है। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर, ये जो बेलन के आकार का व्यास है, यानी बेलन है, इसका व्यास जो है 9 सेंटीमीटर है। कितना है, 9 सेंटीमीटर व्यास के बारे में बोला है, यानी डी के बारे में बोला है कि इसका व्यास जो है 9 सेंटीमीटर है। और ये जो गोला छोटा छोटा इसके अंदर में गोला जो मैंने डाला, तो इसका जो व्यास बोल रहा है कि वह 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी त्रिज्या देखें तो बेलन की त्रिज्या अगर मैं देखूं तो इसको बड़ी आर मान लेता हूँ, तो ये 9/2 है कि नहीं। देखिए त्रिज्या क्या होता है, आपका व्यास का आधा, है कि नहीं। और इसका मैं त्रिज्या देखूं तो छोटी आर बराबर यहाँ क्या निकल जाएगा, 6 को 2 से भाग दीजिएगा, यानी 6/2, तो यानी 3 सेंटीमीटर। क्या बात को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो दोनों की त्रिज्या हमें पता चल गई। अब इसने कहा क्या, इसमें कितना यानी बीकर में कितने गोली डाले गए, यानी शीशे की गोली की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बस ये पूछ रहा है, और कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर पानी बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ तक पानी था तो पानी उठकर यहाँ से 32 सेंटीमीटर तक ऊपर चल गया, ठीक है, यहाँ तक चल गया, यहाँ तक 32 सेंटीमीटर तक चल गया। तो पूछ रहा है कि अब कितने गोली डाला हूँ,
डाला होगा इसने। तो चलिए इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस बात को समझिएगा। तो जितना ये पानी की आयतन होगा, जितना ये पानी का आयतन होगा, वही तो उस टोटल गोली का आयतन होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जितना भी गोली डाला हो गया उस सभी के आयतन के बराबर ये पानी का आयतन यहाँ जो ऊपर उठा उतना आयतन होगा। तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो ये भी तो एक बेलन का ही रूप लेगा यहाँ पर भी। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? यहाँ पर भी ये क्या बनाएगा, एक बेलन भी बनाएगा। बेलन के ही आयतन के मतलब कि आयतन ऊपर उठेगा। बात समझ रहे हैं? तो इस हिस्सा बेलन के इस हिस्सा का आयतन और टोटल गोले का आयतन को दोनों को इक्वल कर देंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो इस स्थिति में ये इसकी ऊंचाई कितनी है? आपका जवाब होगा कि h बराबर 32 सेंटीमीटर है। हमें नीचे टोटल ऊंचाई से कोई लेना देना है नहीं। इस गोले टोटल जो गुल्ली है, जो भी कांच की गोलियां हैं, उसका आयतन और इस पानी का आयतन को इक्वल कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया गोलों की संख्या। तो पहले इस बेलन का आयतन लिख लेते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन और बराबर कर देंगे कितने गोली, तो मान लेते हैं कुछ n गोलियां, x गोलियां, जो भी मान सकते हैं। तो n गोली का आयतन यानी गोले है ना, चलिए गोले रहे गोली रहे, चलिए गोली थोड़ा अलग बात हो जाता है। तो गोले का आयतन बराबर है। तो चलिए अब बेलन का आयतन आपका क्या होता है? तो आपका जवाब होता है कि पाई आर स्क्वायर h होता है। और n गोले का आयतन क्या होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये होता है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? बस अब मान पुट कीजिए आपके पास। अच्छा, बेलन में बड़ा आर माना है तो यहाँ पर बड़ा आर लिख सकते हो, क्योंकि बेलन का हमने बड़ा आर माना और ये गोला का हमने छोटी आर माना। तो यहाँ से अब पहले यहीं से पाई कटा सकते हो। जितना हो सके, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट कर दीजिए, जो कि आंसर तक आपको पहुंचने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि अगर पाई का मान पुट कीजिएगा तो 22/7 आपको पुट करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि आप कटा ही तो दीजिए, दोनों साइड गुने में तो है। तो बड़ी आर का मान कितना? 9/2। तो ये 9/2 स्क्वायर है तो 2 बार गुना होगा 9/2। h कितना होगा? 32 बराबर n गुना 4/3। और छोटी आर का मान कितना है? तो छोटी आर का मान 6/2 मतलब 3 का क्यूब यानी 3 गुना 3 इतना होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे? तो बस अब n का जो भी मान निकलेगा उतना गोली की संख्या निकलेगा। यहाँ पर लिख सकते हो कि माना कि गोली की संख्या n है, माना कि, लेकिन ये सब अब बच्चे लोग करते हैं और आप बच्चे रहे नहीं। अब गोले की संख्या n बराबर n है। तो यहाँ से आप कटा पिटा कर निकालिए। तो देखिए ये 3 से तो गया 3 3 9, एक इन 9 से ये 9 गया काम से। 2 दूनी 4 4 8 32 और ये 8 बचा 8, ये 8 4 से 2 बार में कट गया। तो यहाँ 9 दूनी 18, इधर n बराबर क्या आ गया? 9 दूनी 18, 9 और 2 18। तो ये आपका 18 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरी मतलब कि राइटिंग पर मत फोकस कीजिएगा, आपको तरीके पर फोकस करना है, ठीक है। मेरे राइटिंग से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, आपको तरीके से मतलब, क्योंकि मेरा राइटिंग आपको काम नहीं आएगा, समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35 280 को भाग दिया जाए तो भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो चलिए, पूर्ण वर्ग करने का मतलब कि उसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए। तो इसको किससे भाग दिया जाए? तो चलिए इसको करना क्या है, अब तोड़ने का कोशिश कीजिए कि 5 280 को मैं तोड़ दूं, इसको तोड़ दूं। तो चलिए इसको जिससे इच्छा हो उससे आप तोड़ दीजिए। हालांकि मैं यहाँ पर इसको पहले 5 से तोड़ता हूँ क्योंकि हमें आसान दिख रहा है 5 से तोड़ने में। 5 सते 35, 7 चौके 28 और 25, अच्छा ओके 25 25 5 36 70 56 और 70 56 जैसे ही आया हमें पता चल गया कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, वो भी किसका? 84 का। वो भी किसका है? 84 का।
तो इसका मतलब हमें 5 ही ये जो है बीच में कोण है इसको हटाना पड़ेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो 5 से भाग दीजिएगा तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। हालांकि आप पूरा भी तोड़ सकते हो, उसके बाद जोड़ा लगाकर निकाल लीजिए, जो जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो आंसर हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब कि अगर इसको तोड़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से अगर नंबर आ जाता 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, अगर कुछ इस प्रकार से आ जाता तो कहने का मतलब ये 2 का जोड़ा लगकर एक बाहर, ये 3 का जोड़ा लगकर एक बाहर, अंदर में क्या बच गया 1 के गुना 5 है तो ये अंदर में ही रह जाता, तो इसी से भाग देते तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता कि नहीं। तो वही सेम बात यहाँ पर, इसको तोड़िए पूरा, लेकिन यहाँ पर ये 56 84 यानी 70 56 जो है वह 84 का स्क्वायर है। हालांकि निकाल कर भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, मैं एक बार कर लेता हूँ, देखता हूँ। 8 चौक 32 दूनी 64, 4 चौक 16 88 64, 6 5 6 4 10 61, बिल्कुल सही है। तो ये मैंने शॉर्टकट लगाकर निकाला, हालांकि इसकी चर्चा मैंने कई वीडियो में किया है। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का योग इतना है, उनका महत्तम समावर्तक 16 है, तो ऐसी कितनी जोड़े बनाई जा सकती है, उन संख्याओं की कितनी जोड़े बनाई जा सकती है। तो मान लीजिए दोनों संख्या, एक संख्या x है और एक संख्या y है। x y, नहीं ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि x y मान ले फिर आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। तो देखिए, एक संख्या को आप 16x मान लीजिए और दूसरा संख्या को आप 16y मान लीजिए, और इन दोनों का योग जो है 288 है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये एक संख्या 16x होगा, एक संख्या दूसरा जो होगा 16y होगा, ऐसा मैंने क्यों कहा? अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 8 और 6 का HCF क्या होगा, महत्तम समावर्तक क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि इसका महत्तम समावर्तक 2 होगा। क्यों? क्योंकि इस 8 में भी देखिए 4 गुना 2 है, इस 6 में भी देखिए 3 गुना 2 है, तो ये HCF वाला पार्ट दोनों में है कि नहीं। 8 और 6 का HCF निकालिएगा 2 निकलेगा, और ये HCF वाला पार्ट दोनों संख्या में है कि नहीं, 8 में भी है और 6 में। वही बात मैंने यहाँ पर पुट किया है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम x प्लस y की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे? 1 मिनट, देखिए इतना, तो यहाँ से 16 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 का 16 16 28 18 आ जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू 18 हो जाएगा। अब हमें उन संख्याओं का जोड़ा ज्ञात करना है कि x और y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। बात समझ रहे हैं? x और y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो एक साइड x लिखते हैं, एक साइड y लिखते हैं इधर। तो देखिए 18 पुराना है ना, तो अगर मैं x को 1 रख दूं तो y को कितना होना पड़ेगा, 17। अगर x को 2 रख दूं तो y को कितना होना पड़ेगा, 16। x को 3 रख दूं तो y को कितना होना पड़ेगा 18 पुराने के लिए, तो आपका जवाब होगा कि 15। और अगर मैं x को 4 रख दूं तो इसको 14, x को 5 रख दूं, ऐसे आपको बढ़ते रहना है। 5 रख दूं तो ये 13, और इसको 6 रख दूं तो ये आपका 12, और इसको 7 रख दूं तो ये आपका 11, और इसको मैं 8 रख दूं तो ये आपका 10, और इसको मैं आगे और एक्सटेंड करूं तो ये अगर मैं 9 रख दूं तो ये 9। तो देखिए जब तक दोनों बराबर बराबर ना आए तब तक आपको करते रहना, आगे बढ़ाते रहना। अब मेरी बात को यहाँ से गौर से समझिएगा कि मैं यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आपको उन संख्या को लेना है जिसमें कुछ भी कॉमन ना रहे। जैसे यहाँ 2 और 16 में 2 कॉमन है, दोनों में 2 2 है, तो ये आप नहीं ले सकते हो। बात समझ रहे हैं? 3 15 देखिए इन दोनों में है, ये 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो ये भी आप नहीं ले सकते हो। 4 14, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, इसको भी आप नहीं ले सकते हो। जो नहीं कटेगा उसको लेना, जैसे 1 और 17, 1 को छोड़कर, 1 से तो 1 कटेगा और 17 से भी कटेगा, 1 को छोड़कर बाकी बात और किसी से नहीं कटना चाहिए दोनों संख्या। बात समझ रहे हैं? तो 5 13 किसी से नहीं कट रहा है, 1 को छोड़कर किसी से नहीं कट रहा है, तो ये वाला चलेगा। 6 और 12 2 से दोनों कट रहा है, ये नहीं चलेगा। 7 और 11 ये दोनों किसी से नहीं कटेगा। 8 और 10 कट रहा है, और जो दोनों कट रहा है उसको नहीं लेना है। तो बचा हुआ कितना बचा जो नहीं कटा, तो एक 17 बचा, एक 5 13 बचा, और एक 7 11। तो हमारा 3 पेयर ऐसा हुआ जो कि कहने का मतलब 3 जोड़ा ऐसा बना जो कि एक दूसरे को नहीं काट रहा है। बात समझ रहे? तो हमारा 3
राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? और जैसे कहने का मतलब कि हमारा वो तीन संख्या कौन, यानी तीन टाइप के संख्या कौन से तीन से जोड़े हो सकते हैं। जैसे 1 17, तो यहाँ पर x का वैल्यू एक बार 1 पुट कीजिए तो 16, और ये 16 गुना 17, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 16 गुना 17। और इन दोनों का एचसीएफ आप निकालिएगा तो कहने का मतलब इन दोनों का एचसीएफ तो 16 ही निकलेगा, लेकिन अगर दोनों को गुना करके जोड़िएगा तो इतना पूरा जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो उसी तरह से यहाँ पर दूसरा क्या आपका 5 13, यहाँ पर 16 85, और बचा इधर 13 गुना 16 कीजिएगा, जो भी आएगा वो। तो ये तीन टाइप के हमें तीन जोड़े मिले, यानी तीन पेयर मिले, तो ये हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, नहीं तो हम कितनों समझाते रह जाएंगे, आप नहीं समझ पाओगे जब तक आप नहीं चाहोगे समझना। तो दोस्त समझने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। कहता है x और y दो धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर है, जो रूट अंडर x बराबर 8 दिया है और हमसे पूछा जा रहा है, और दूसरा दिया x स्क्वायर प्लस y बराबर इतना, तो रूट y का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए पहले y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर रूट x की वैल्यू हमारे पास 8 दिया है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? ये रूट जो है उधर जाकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर में बदल जाएगा, यानी 8 पर स्क्वायर आ जाएगा। और 8 पर स्क्वायर कहने का मतलब क्या? 64। 8 पर स्क्वायर कहने का मतलब क्या? 64। x की वैल्यू हमें पता चल गया कि 64 है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। और दूसरा बात यहाँ पर अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो चलिए इसमें आप x की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर दूसरा क्या है, x स्क्वायर प्लस y बराबर 41 12। 41 12 x की वैल्यू आप 64 पुट कीजिए, तो 64 का स्क्वायर प्लस y बराबर 41 12। तो 64 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप लोग कीजिएगा, मैं शॉर्टकट करता हूँ। 6 चौक 24 दूनी 48, 16 36, तो 6 9 10 40 96, कितना आ जाएगा 40 96 प्लस y। देखिए मैथ सोल्व करने में आपका सब कुछ चाहिए, आपको एक फास्ट तरीका होनी चाहिए कि कैसे फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, तभी आप जो है कि मैथ और रीजनिंग को फास्ट कर सकते हो। बात समझ रहे हैं? कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, ये चीज़ तो आपको फिक्स है कि फास्ट होगा तभी आप बहुत जल्दी किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्योंकि मैं देखा हूँ दोस्त, कई सारे दोस्त कि कुछ जैसे अगर आपके पास 20 गुना 48 है तो इसको गुना करने में भी उसको 30 सेकंड 40 सेकंड लग रहा है, तो वो मतलब समझ सकते हो कि अभी कहाँ वो है। तो इस चीज़ को आप डेवलप कीजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए, कैलकुलेशन पर मेहनत कीजिए, ठीक है। तो ये क्या आया 41 12, तो y बराबर यहाँ से कितना वैल्यू निकल जाएगा, तो 12 6 गया 6, और घटा दीजिएगा इधर ले जाकर, 41 12 में 40 96 को घटा दीजिएगा, तो यहाँ से y बराबर 16 आ गया। घटा दीजिएगा तो ये क्या आ गया आपका 16, तो y की वैल्यू 16 आ गया। तो हमसे पूछा जा रहा है रूट y की वैल्यू क्या होगी, रूट y की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो रूट y के जगह पर 16 पुट कीजिए तो कितना आया 4, रूट y की वैल्यू कितनी होगी 4। बात समझ रहे हैं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा, मैं क्या कर रहा हूँ उसको। यहाँ पर 6.3 है, यहाँ पर 1.3 है, बस कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो भी आंसर आए आप मार्कर निकल जाइएगा। चलिए इसको देखिए, कहता है सभी दार्शनिक तर्कवादी है और सुकरात एक दार्शनिक है, तो दिए गए निष्कर्षों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। चलिए इसको बेहतर है कि डायग्राम से बना लीजिए, जो कि एकदम सही आंसर आएगा। क्या कहता है, जितने भी दार्शनिक है, दार्शनिक को मैं डी से लिख रहा हूं, जितने भी ये दार्शनिक है वह सभी के सभी तर्कवादी है। तर्कवादी को मैं टी से रिप्रेजेंट, यानी तर्कवादी है, ठीक है। और दूसरा कहता है सुकरात एक दार्शनिक है, यानी सुकरात जो है दार्शनिक का हिस्सा है, सुकरात दार्शनिक का हिस्सा है। या तो ये डायग्राम कुछ अलग भी बन सकता था, कि इस तरह से बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इसका, तो ये सुकरात वाली हिस्सा, ऐसे भी इसका डायग्राम बना सकते हो। दोनों संभव है, दोनों डायग्राम बनाना संभव है। चलिए आंसर पर चलते हैं कि क्या इसका निष्कर्ष निकल सकता है। सुकरात एक तर्कवादी नहीं है। कैसे नहीं हो सकता, जब पूरी के पूरी ये जो दार्शनिक है
और दार्शनिक पूरी की पूरी दार्शनिक का हिस्सा वह तर्कवादी है, तो सुकरात तर्कवादी कैसे नहीं हो सकता है? तो ये तो बात गलत है ना, है कि नहीं? सुकरात एक तर्कवादी है, सुकरात तर्कवादी, हाँ, क्योंकि ये जितने भी दार्शनिक है वह तर्कवादी है, तो सुकरात का कुछ हिस्सा यानी दार्शनिक का कुछ हिस्सा तो सुकरात है कि नहीं? तो ये कन्फर्म है, ये राइट है, तो बाकी बात आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो मार्कर निकल जाइए, ये दोनों बिल्कुल ही गलत होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, चलिए ये भी क्वेश्चन लीजिए, आराम से कर सकते हो। ए को घटाव कहा जा रहा है, तो यहाँ पर सीधा पुट करना है कि बी को क्या कहा जा रहा है, बी को गुना, यहाँ पर गुना, डी को जोड़, यहाँ पर जोड़, ए को घटाओ, यहाँ घटाओ, और सी को भाग, यहाँ पर भाग। बस सोल्व कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए इसको बनाइए। क्या बोल रहे हैं, पी क्यू आर के औसत वजन 58 kg है। यदि पी क्यू का औसत वजन 54 kg है, क्यू आर के औसत वजन 48 kg है, तो क्यू का वजन क्या होगा? चलिए इसका दो तरीका आप लोग को बता दें, कि जहाँ के दूसरा तरीका जो बताएंगे आसानी से एकदम सिंपल तरीके से, मतलब कि जल्दी आंसर देगा, लेकिन जो बेसिक तरीका होगा वो पहले मैं करा रहा हूँ, समझिएगा। देखिए क्या, पी क्यू आर के औसत वजन 58 है। यहाँ पर औसत से रिलेटेड आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, योग बराबर औसत गुने कुल संख्या, ठीक है। ये तो मैं कहूं कि पी क्यू आर का योग क्या होगा, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर का योग क्या होगा? योग बराबर क्या होता है, औसत गुना कुल संख्या। तो औसत कितना है, 58, और कुल कई व्यक्ति है, 1 2 3 व्यक्ति गुना 3, तो इसका कुल योग हो जाएगा 50 × 150, 8 × 24, 174। कितना हो जाएगा, 174, अगर मैं सही गुना किया तो, बिल्कुल। तो अब कहता है आगे P और Q का औसत 54 है, तो P और Q का अगर मैं कुल योग निकालने की कोशिश करूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका औसत है 54, और कितने व्यक्ति हैं P और Q, 2 व्यक्ति, तो 54 दूनी 108, ठीक है, 54 दूनी 108। और Q और R का औसत वजन कितना है, Q और R का मैं योग निकालना चाहूं, योग, तो ये क्या हो जाएगा, इसका औसत वजन 48, तो कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति, तो ये क्या हो जाएंगे, तो आपका जवाब होगा 48 दूनी 96, ठीक है। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, Q की वैल्यू, हमें किसका वैल्यू चाहिए, Q की वैल्यू। तो आप इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, तो आपको मिलेगा यहाँ इन दोनों को ऐड करने पर P प्लस Q प्लस R प्लस Q एगो एक्स्ट्रा है, 2 गो Q है, तो Q एगो एक्स्ट्रा, बराबर इन दोनों को ऐड कीजिए, तो यहाँ पर कितना होता है, 8 6 14, 9 1 10, 1 1 2 204, ठीक है। तो पी क्यू आर की तो हमें वैल्यू पता है कि 14 है, योग कितना है 174 है, तो यहाँ पर इसके जगह पर 174 पुट कर सकते हो, बराबर यहाँ पर प्लस का Q रह जाएगा और बराबर में 204। यहाँ से Q आराम से आप निकाल सकते हो, कि यहाँ से इसको घटाइएगा तो इधर Q घट कर कितना निकल जाएगा, 0 और 3 30, तो ये 30 kg हो जाएगा। चलिए इसका शॉर्टकट पर चर्चा करते हैं कि इसको शॉर्टकट कैसे निकाला जाता है, क्योंकि मैंने इसे मन ही मन कैलकुलेट करके आंसर बनाया था और सही बिल्कुल आया था, तो मैं उस चीज़ को रिमाइंड करने का कोशिश करता हूँ कि आखिर मैंने इसे शॉर्टकट कैसे किया था, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या, डायरेक्ट मैंने सोच लिया था, इसका 3 गुना, इसका 2 गुना और इसका 2 गुना घटा देना है, यानी 58 गुना 3 माइनस, यानी 58 गुना 3 जो करना है उसको घटा देना है किस में, आपको 54 गुना 2 प्लस 48 गुना 2 माइनस 58 गुना 3 को घटा देना। इसको सोल्व कीजिएगा, ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मन ही मन कैलकुलेटर, इसे आप कर सकते हो। बात समझ रहे हैं कि जो लास्ट वाला जो है इन दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है, ठीक है, शेषफल 4 प्राप्त होता है। तो यदि 12n को n से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ये बात कह रहा है, ठीक है।
तो इस तरह के जब क्वेश्चन आपका होना, तो मैं कहता हूँ, हालांकि इसका अगर बेसिक तरीका देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से होगा, n गुना 9 प्लस 4, तो ये कुल संख्या, तो फिर कहता है कि 4 प्राप्त है, ये वाला संख्या आ गया। तो फिर यहाँ पर 12n को n से विभाजित किया जाता है, 12n को n से विभाजित किया जाता है, तो शेष फल क्या होगा। तो इससे ऐसे करने से बेहतर है कि आप जो है यहाँ पर कर क्या लीजिए। जैसे कहने का मतलब मैं डिटेल से इसको समझाने का कोशिश करता हूँ, हालांकि शॉर्टकट भी बताऊंगा, शॉर्टकट भी आसानी से आपका आंसर तक पहुंचा देगा। चलिए, आप जब भाग वोग बनाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे 9 भागा आप 4, आपने 4 लिखा, तो यहाँ पर क्या आया, 1 और यानी 2, बच गया शेष, तो n को बोल रहा है, n को, यानी n के जगह पर यहाँ पर मैंने 9 पुट किया है, तो 9 n कैसे प्राप्त हुआ है, तो आपका जवाब होगा ये 9 जो प्राप्त हुआ है कैसे हुआ है, ये वाला जिससे भाग दे रहे हैं और इसको गुना कर रहे हैं, फिर जाकर आपका ये 1 को ऐड कर रहे हैं, तब जाकर n आपका प्राप्त हो रहा है, ये 9 प्राप्त हो रहा है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करनी होगी, यानी n निकालने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप बेसिक तरीका लगाते हो, जैसे कि देखिए n निकालने के लिए 9 से विभाज्य किया जा रहा है, 9 से भाग दिया जा रहा है, कोई संख्या होगा, कोई संख्या मान लेते हैं x होगा, तो उससे गुना करने पर +4 शेष आया, क्या आया, तो n का मान इतना है, तो अब कह रहा है 12n को 9 से भाग दीजिए, तो फिर शेष क्या आएगा, यानी 12n को 12n के जगह पर आपको 9 गुना x + 4 इतना आया, n के जगह पर इतना, उसको 9 से भाग दीजिए, इसको 9 से भाग दीजिए, तो फिर कितना शेष बचेगा, ये बात पूछा जा रहा है कि इसको आप भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा। तो फिर वहां पर थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, हालांकि आप यहाँ पर आप सोच कर भी बना सकते हो। n का मान, x का मान कुछ भी पुट कर दीजिए, x का मान आप कुछ भी पुट कर दीजिए, तो मान लीजिए कि यहाँ पे x का मान हमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो 9 × 9 और 4 13, 9 4 13, इसका मतलब सीधा 12 गुना 13 बटे 9, तो ये 12 गुना 13 कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, बराबर 44 और 12, 144 और 12 156, 156 को आप 9 से भाग देकर देखिए कितना शेष बचता है। कहने का मतलब 156 को आप 9 से भाग देकर देखिए तो कितना आता है, 16 नमा 44 से और 17 नमा 53 से, 17 नमा 53 से बच गया 3, तो शेष कितना बच गया 3। तो ये एक तरीका हो सकता है, या डायरेक्ट जो तरीका मैं कह रहा हूँ, ये तरीका देखिए हमें भले ध्यान में नहीं था, लेकिन बस मैंने बना दिया कि ये तरीका से हो सकता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करता हूँ। डायरेक्ट मैं बताऊँ तो मैं ऐसे, ये बेसिक तरीका हो गया, लेकिन मैं इसको जो करता हूँ डायरेक्ट में करता हूँ क्या, इसको और इसको जोड़ देता हूँ, 9 4 13, यानी n का मान 13 डायरेक्ट मैं ले लेता हूँ, n का मान 13, और वही चीज यहाँ पर पुट कर देता हूँ, यानी 12 गुना n के जगह पर 13, और उसको फिर मैं 9 से भाग देता हूँ, जो भी शेष आता है वो राइट आंसर हो जाता है। इसको भाग देने पर 3 शेष बचेगा, इसको गुना कीजिएगा तो 156, और उसको 9 से भाग दीजिएगा तो 3 शेष बचेगा। तो ये इसका सही तरीका हो सकता है, बात समझ रहे, प्राय यही काम करेगा आपका तरीका। नेक्स्ट, चलिए ये टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, लगभग 25 क्वेश्चंस के आसपास होंगे, तो टोटल कंप्लीट हो गया। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको पीडीएफ और क्विज टाइप क्वेश्चंस भी मिलते हैं। तो मैं फालतू चीज़ें टेलीग्राम पर नहीं डालता, हालांकि सुनने में आ रहा है कि टेलीग्राम बंद होने वाला है। अगर बंद हो जाएगा तो फिर टेलीग्राम मतलब पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, हालांकि मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल अभी तो नहीं बंद हुआ है, तो तब तक मैं टेलीग्राम पर डाल दिया करूँगा। जब अगर बंद हो जाएगा तो मैं व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो अगर यहाँ तक आप लोग देखें तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और यहाँ तक
मतलब कि अगर पसंद आई है तो दोस्त मेरे भाई थोड़ा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें जो है मतलब कि हमारी हौसला बढ़ती है, हमें लगता है कि हाँ और भी वीडियो बनानी चाहिए, और भी जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लाना चाहिए। और थोड़ा सपोर्ट करने के लिए दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब लाइक करने से आपका कुछ जाता नहीं, बस थोड़ी सी आपकी एक लाइक सब्सक्राइब से हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब कि थोड़ी हमारी हौसला बढ़ती है कि जो हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको पसंद आ रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिल रहा है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बेनिफिट हो सकता है। दोस्त मैं उन सब तरीकों को यहाँ पर लाता हूँ जो कि एक लगभग अच्छे लेवल के स्टूडेंट किया करते हैं। कहीं देखे होंगे कि आप कहीं, अगर हो सकता है कि आप लोग कहीं टेस्ट वगैरह लगाने जाते होंगे तो वहाँ पर बहुत सारे लड़के रहते होंगे, 100 150 200, अगर इतने के बीच में मारते होंगे, तो अंडर 10 के जो स्टूडेंट होते होंगे वो क्या लगता है आपको, वो नॉर्मल तरीके से यूज करते होंगे क्या? वो कहीं ना कहीं यही सब तरीके इस्तेमाल करते होंगे जिससे कि उसका आंसर जल्दी आ जाता होगा। और जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे वह कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेसिक से करते होंगे, जिसकी वजह से उसका टाइमिंग ज़्यादा आता होगा। तो उस टाइमिंग को कम करने के लिए मैं उन सब तरीके को यहाँ पर लगाता हूँ कि उस टाइम जैसे और सब स्टूडेंट कर रहे हैं जितना जल्दी उतना जल्दी आप लोग भी कर सके। अगर मेरे बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो 2-4 वीडियो देखिए और फिर समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। दोस्त और क्या बोलूँ, बाकी बात आप तो समझदार ही है। अर्धनग्न फकीर को तो भर भर के लाइक सब लोग देते हैं। अर्धनग्न फकीर के बारे में हर वीडियो में मैं नहीं समझाऊंगा दोस्त, लेकिन इसका कोशिश कीजिएगा समझने का, समझदार के लिए सारा ही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।